जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सीजन डेली करंट डोज यानी कि जो अपना DCD प्रोग्राम है उसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इवेंट इन इंडिया का नारा किसने दिया। हम जैसा कि हम पीछे के लेक्चर में हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत नामक एक योजना लॉन्च किया था, या यूँ कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान की बात की थी। अगर आपको याद हो, हमने उसमें चर्चा की थी कि कल के ही लेक्चर में उसके हमने 5 आधार बताए थे। तो उसी आत्मनिर्भर अभियान की जो अभियान है उसको सफल बनाने के लिए एक वैज्ञानिक है रघुनाथ माशेलकर, यानी कि R माशेलकर। माशेलकर साहब ने एक नारा दिया है जिसका नाम है इवेंट इन इंडिया। एक्चुअली यह जो इवेंट इन इंडिया का नारा है उन्होंने किसके तर्ज पर दिया है? मेक इन इंडिया। अर्थात जैसा कि हमें याद हो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जिसके तहत भारत में निर्मित करने की बात की गई थी वस्तुओं की, है ना। उसी के तर्ज पर इन्होंने कहा कि इवेंट इन इंडिया का नारा दिया। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जो प्रधानमंत्री ने 5 सूत्री प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की बात की थी, उसको सफल बनाने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। R माशेलकर साहब का कहना है कि जिस तरह से इस कोविड-19 के क्रम में जो एक वैश्विक महामारी हो गई है, चीन की नकारात्मक छवि बनती जा रही है, तो भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा। कारण भारत और चीन की परिस्थितियां लगभग बहुत कुछ एक समान है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी बात है कि चीन जिसमें एज लिए हुए है, अर्थात चीन जो है सस्ता सामान उपलब्ध कराता है पूरे विश्व में। लेकिन चीन के सामान के साथ एक बात जुड़ी होती है कि चीन का सामान सस्ता तो होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। तो इसी संदर्भ में जो हमारे माशेलकर साहब जो वैज्ञानिक है, इन्होंने नारा दिया जो ये इवेंट इंडिया का, इसके तहत इन्होंने कहा है कि भारत के पास क्षमता है कि वह टिकाऊ और सस्ती वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। अर्थात टिकाऊ और सस्ती वस्तुओं का अगर वह उत्पादन करेगा जिसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होगी, जैसा कि हमने गुणवत्ता अच्छी होगी, तो इसके माध्यम से वैश्विक जगत में जो चीन द्वारा एक स्पेस बन रहा है, अर्थात चीन की नकारात्मक अभिव्यक्ति बन रही है लोगों के प्रति, लोगों में, तो उस जो नकारात्मक छवि बन रही चीन की, उसको फुलफिल कर सकता है भारत। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इवेंट इन इंडिया का नारा दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात है कि R माशेलकर साहब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। अगर आपको याद हो कि अमेरिका की कुछ कंपनियों ने हल्दी और बासमती चावल का पेटेंट करा लिया था, तो वो जो पेटेंट कराया था अमेरिकी कंपनियों ने, उस पेटेंट को निरस्त करने का प्रयास जो है किसने किया था? हमारे यही माशेलकर साहब ने। हल्दी और बासमती चावल के पेटेंट को जो है निरस्त करवाकर उन्होंने भारतीय परंपरा की जो विशेषताएं होती है उसे बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु 2025 तक सरकार द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया है? आपको याद हो तो हमने अभी परसों के क्वेश्चन में चर्चा की थी कि भारत जो है एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना लक्ष्य रखा हुआ है। अर्थात उसमें हमने चर्चा की थी कि 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया जाएगा। तो अगर आप लोग याद हो तो हमने उसमें बताया था कि 111 लाख करोड़ डॉलर रुपए की। तो उसी में भी बात की गई थी कि वो 2025 तक था। आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें हमने भी बताया था कि वो जो 111 करोड़ लाख रुपए खर्च करने की जो बात हमने की थी उसमें ये भी शामिल था कि उसमें डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल रहेगा। उसी से जुड़ता हुआ यह प्रश्न हमारा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है? तो उसके लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है 10 लाख नए टावर का विकास किया जाएगा, प्लस 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का बिछाना है ना। महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों की जो 30 लाख नए टावर लगाए जाएंगे, तो एक टावर पर खर्च कितना आता है? 50 लाख रुपए। तो इस तरह से 10 लाख नए टावर बनाए जाएंगे, 30 लाख ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। साथ ही साथ 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है क्या कि सुपर कंप्यूटर के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा,
साथ ही साथ डेटा सेंटर सर्विस। भाई अगर आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं और ये जो डेटा के संदर्भ में, अगर उसके संदर्भ में कोई कमी आए, उसे दूर करने के लिए कोई व्यवस्था ना हो, तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, अगर मोबाइल खराब हो गई तो उसे सही करने के लिए कोई सेंटर होना चाहिए, और अगर सेंटर नहीं है और आपकी मोबाइल खराब हो गई तो मोबाइल बेकार है। सेम, तो अगर आपको इतनी सारी डेटा दी जा रही है, डेटा की सुविधा दी जा रही है, अगर वो डेटा में कोई तकनीकी खराबी आ जाए और उसे सही करने के लिए कोई सर्विस ना हो तो भी समस्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए 4 चीजें, एक तो 10 लाख नए टावर का विकास, 30 लाख ऑप्टिकल फाइबर, सुपर कंप्यूटर के विकास को प्रोत्साहन, और साथ ही साथ डेटा सेंटर सर्विस की स्थापना की बात की गई है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें साथियों, कि जो ये अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें 2025 तक कितना खर्च किया जाना है? 3.4 लाख करोड़ रुपए। मतलब 2020 से 2025 तक की इस दौरान 3.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। किस पे? ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो नेक्स्ट वन, इसमें महत्वपूर्ण एक पहलू क्या है कि इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास किया जाएगा, इसका लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक कहा था कि हमें अपने देश को 5 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। तो सेम वही बात, वो यहां पे इसका भी एक तरह से लक्ष्य के पूरा करने में सहायक होगा, अर्थात 2025 तक 5 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाना। ये महत्वपूर्ण इस संदर्भ में भी है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में जो 5 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है वह कब तक पूरा करना है? 2025 तक। हमारा तीसरा प्रश्न है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बना? आप लोगों को याद हो कि हमने पीछे चर्चा की थी कुछ समय पहले, शायद सेकेंड हमने 15 या 16 मई की क्लास में, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि भारत जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड का अब अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष वही होता है जो देश का स्वास्थ्य मंत्री होता है। तो इस समय हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? माननीय हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, तो ये अगर ये हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो यही जो है इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक। और एक और इससे जुड़ता हुआ सवाल है कि इसके पहले, मतलब ऐसे पूछ ले कि कभी हमसे सवाल पूछ सकता है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन जी नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया? तो नाका तो याद हो तो हमने आप लोगों से एक चर्चा भी की थी उस समय में कि जापान का उस समय था, तो वो जापान के कौन थे? वो जापान के नाकाताकी, सॉरी ये है नाकाताकी। साथियों आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि मोकेत्सी मोहेरो ये अभी हाल ही में PM बने हैं। तो PM बने हैं किस देश के? वह देश है लोसेथो। एक छोटा सा देश है, इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति बता दें। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अपना दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ पे छोटा सा देश है, कौन सा? लोसेथो। इधर देखेंगे मेडागास्कर होगा, है ना, और यहीं पे मालदीव पड़ता है, सॉरी मॉरिशस, और ये हो गया हमारा लोसेथो। लोसेथो की जो राजधानी है वो है मासेरू। क्या है इसकी राजधानी? मासेरू। दरअसल हुआ क्या था कि जो मोकेत्से मोहेरो लोसेथो के क्या थे? वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री थे, और यहाँ पर कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहां के प्रधानमंत्री को हटाया गया। प्रधानमंत्री को हटाने के बाद उसी पार्टी के जो कि वित्त मंत्री हुआ करते थे उस सरकार में, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। और वह देश कौन सा था? लोसेथो। साथियों हमारा आज का पांचवा प्रश्न, मी अन्नपूर्णा अभियान, यह एक अभियान है। अन्नपूर्णा मतलब आप समझ सकते हैं कि अनाज से जुड़ा हुआ, अनाज की आपूर्ति से। तो यह अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? वह राज्य है हमारा महाराष्ट्र। और इसका उद्देश्य क्या है? किसान और जो भूमि पात्र हैं, भूमि पात्र
एक टर्म वहां पे यूज किया गया, इन दोनों इनको मतलब एक किसान और जो भूमि पात्र हैं हमारे, इनके समावेशी कार्य, इनके समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कोविड-19 से कौन सा राज्य है, वो है महाराष्ट्र। तो अगर महाराष्ट्र राज्य प्रभावित है तो निश्चित तौर पर वहां के किसान और भूमिपात भी इस चीज से प्रभावित हो रहे होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी परिस्थिति को या यूं कहें कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही यह अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, आज का हमारा छठा प्रश्न, किस मंदिर को पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित, अर्थात जो हम बाकी की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं जो कि परंपरागत तरीके से आती है, उसको हटाते हुए उसकी जगह क्या सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने की योजना भारत सरकार बना रही है। तो वह मंदिर कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, वह मंदिर है सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क, आप लोगों को अगर याद होते मंदिर कहां है? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री महोदय कौन है? श्रीमान बीजू पटनायक जी। और यहाँ पे एक लिंक कीजिए, सौर ऊर्जा से संचालन करना है, मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मिसिंग नहीं होगा अगर यहाँ पे आप माइंड में इस बात को सेट कर लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट लेते हैं। जो ये सूर्य मंदिर कोणार्क है, इसके साथ ही साथ पूरे कोणार्क शहर को ही सौर ऊर्जा संचालित करने का प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है कि जो सूर्य मंदिर कोणार्क के लिए 10 मेगावाट सौर प्लांट लगाने का सरकार प्रतिबद्ध है। अर्थात 10 मेगावाट का जो सौर प्लांट लग जाएगा तो इसके द्वारा पूरे सूर्य मंदिर कोणार्क की जो बिजली की जरूरतें होती है वह परंपरागत तरीके से हटके इस सौर ऊर्जा से होने लगेगी। ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक चीज और। साथियों, जो सूर्य मंदिर कोणार्क है, इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, यानी काला पैगोडा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। मंदिर सूर्य मंदिर है और बेसर शैली में बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें संदर्भ लेते हैं, बेसर शैली में। ओके, हम कभी चर्चा करेंगे बेसर शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है, वो हमारा इतिहास का पहलू है। यहाँ पे हम सिर्फ जनरल जीएस की दृष्टि से बस इतना ही जान लेना काफी है कि बेसर शैली का है, इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है, यह उड़ीसा में स्थित है। साथियों, आज का 7वां प्रश्न, भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 1 वर्ष तक किस बंदरगाह का संचालन करेंगे? अर्थात भारत और बांग्लादेश ने एक समझौता किया है जिसके द्वारा ये दोनों देश मिलकर सहमत हुए हैं कि किसी एक बंदरगाह का संचालन जो है दोनों देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। तो वह बंदरगाह कौन सा है? उसका नाम है आमद बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? आमद बंदरगाह। ये बंदरगाह है कहां पे? बांग्लादेश में है। और इसे कहा जाता है पोर्ट ऑफ कालवी इसे कहा जाता है। ओके, आमद बंदरगाह यह है कहां पे? बांग्लादेश में। तो इसे आपने भूलना नहीं है साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं कि कभी पूछ लेगा आमद बंदरगाह कहाँ है, तो बांग्लादेश में। या पूछ लेगा कि भारत और बांग्लादेश ने किस जो संयुक्त संचालन किस बंदरगाह के लिए करेंगे, तो आमद बंदरगाह के लिए किए। फिर ये भी पूछ लेगा भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है कि आमद बंदरगाह को 1 साल के लिए संचालित करेगा। तो वहां पे हो सकता है आपको विकल्प दे दे श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार, है ना, या मॉरिशस, इस तरह से। तो लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसे हमें बांग्लादेश या आमद बंदरगाह से जोड़ के रखना है। साथियों, आज का हमारा 8वां सवाल कि नाडा क्या है? नाडा एक संस्था है जो कि डोपिंग विरोधी गतिविधियों या नियमों जो बने होते हैं, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उसकी जांच करती है और फिर खिलाड़ियों पर कार्रवाई करती है। ओके, तो नाडा ने क्या किया कि उसने जांच की और पाया क्या कि सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, ये 2 खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को नाडा ने पाया कि ये डोपिंग विरोधी जो नियम है उनका तोड़ा है। अर्थात उन्होंने कुछ ऐसी दवाओं का सेवन किया है, कुछ ऐसे केमिकल का सेवन किया है जो डोपिंग विरोधी
कार्रवाई में आती हैं। तो इस कार्रवाई, चूंकि उन्होंने नियमों को तोड़ा है, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया कुछ समय के लिए। तो सवाल यह है कि ये दोनों लोग किस खेल से संबंधित हैं। मतलब हमें ये जानना है कि ये सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया किस खेल से। तो इनका खेल है पावर लिफ्टिंग। कौन सा खेल है? पावर लिफ्टिंग। तो सीधे सीधे कभी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, जो कि जब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो या देखा होगा, तो खेल से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं कभी कभी इस तरह के पूछे जाते हैं कि किसी फेमस खिलाड़ी अगर कोई कभी फंस जाता है डोपिंग टेस्ट में, है ना, या उस पे ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, तो उससे जुड़ता हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन अपने इस DCD में रखे हुए हैं। 9वां प्रश्न है कि सुकून अभियान कहाँ चलाया जा रहा है। तो यह हमारा चलाया जा रहा कहाँ? जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो कोविड-19 का संक्रमण लगातार फैल रहा है, तो उस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, अर्थात एक तरह से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, साथ ही साथ जो बाहर आ रहे हैं, जो बाहर से अंदर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, उन सभी को एक व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जाएगा, ताकि लोगों में इस संक्रमण, इस वायरस का संक्रमण कम से कम हो, और जम्मू कश्मीर के लोगों जिससे सुकून से अपना जीवन यापन कर सकें, अर्थात तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सुकून अभियान। साथियों, हम आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। आज का हमारा ये 10वां प्रश्न है कि स्टार्टअप फंड योजना क्या एक योजना है? कौन, इस योजना को कौन सा राज्य चला रहा है? तो इस योजना को चलाने वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के द्वारा किया क्या जाएगा? युवाओं को उद्यमिता के प्रति, अर्थात युवाओं को अपना खुद का रोजगार लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन। एक महत्वपूर्ण बात है साथियों इसमें कि इसका जो संचालन कर रही है वो कौन सी, किसे दिया गया है? सिडबी को। किसे? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात इस सिडबी, ये जो संस्था है, सिडबी संस्था इसका संचालन करेगी। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, इसके द्वारा जो है, इस योजना के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं, कह सकते हैं विशेषकर से महिलाओं का की भूमिका ज़्यादा है, तो उनको भी ध्यान में इसको शामिल किया जा रहा है इस स्टार्टअप फंड योजना में। जैसा कि हम देख रहे हैं, फंड का मतलब ये ऋण की उपलब्धता। तो ये एक तरह से यह आत्मनिर्भर, जैसा कि हमने आज ही पहले प्रश्न में चर्चा की थी, आत्मनिर्भर अभियान, तो एक तरह से यह आत्मनिर्भर अभियान को भी बढ़ावा देने में उपयोगी होगा। तो हमारा प्रश्न सिर्फ ये था, या इसमें जो फैक्ट है, यह योजना है, कौन राज्य चला रहा है? उत्तर प्रदेश। इसका संचालन कौन सी संस्था करेगी? सिडबी करेगी। उद्देश्य क्या है? या उद्यमिता को प्रोत्साहन। और ओवरऑल अगर उद्देश्य देखें, मेन के पर्पज से, अगर मेंस की का क्वेश्चन लिख रहे होते तो वहां पे भी हम इसे लिख सकते हैं कि देश में मतलब विभिन्न राज्य जो है, या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर जो है प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप फंड योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए या उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ते दरों पर फंड की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से हम इसे मेंस में भी जोड़ सकते हैं। सेम ऐसे ही कुछ अगर कोई फैक्ट आता है तो उसे आप अन्य राज्य के जो हमारे साथी हैं, चाहे बिहार के हों या जो भी हों, इसे इस तरह का जोड़ सकते हैं। इवन बिहार के में भी इस तरह के सवाल आ सकता है कि मेंस में आत्मनिर्भर अभियान क्या है, आत्मनिर्भरता अभियान क्या है। तो जब भी आप उसे लिखेंगे तो इस योजना का उपयोग आप कर सकते हैं। आज हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा 11वां प्रश्न है। प्रश्न को देखते हैं। बीसी सखी। बीसी सखी क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी। ओके। तो इसकी नियुक्ति की जा रही है, वह कौन सा राज्य है जो इनकी नियुक्ति कर रहा है? तो इसका उत्तर है हमारा
उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस तरह की नियुक्तियां की गई है अर्थात बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की, और इसमें 58,000 लोगों की नियुक्ति की जा रही है 6 महीने के लिए। और इसमें प्रत्येक जो भी हमारी सखी होंगी उन्हें 4,000 रुपए पर मंथ वेतन भी दिया जाएगा। क्या वेतन दिया जाएगा? 4,000 रुपए वेतन। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना जैसा कि हमने कहा कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, तो हमें थोड़ा सा इसे और डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर यह योजना लाई क्यों जा रही है, क्यों लाई गई। इसके लाने के पीछे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि जो पहली चीज, एक तो महिला सशक्तिकरण, और दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक तीसरी बात अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं तो प्लस क्या है वो, भौतिक डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, भौतिक दूरी को बनाए रखना। ये कैसे जोड़ते हैं साथियों? होता क्या है कि ये बैंकिंग सखी काम क्या करेगी, पहले ये समझते हैं। ये करेगी क्या, गांव में सीधे जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं हमारे ग्रामीण भाइयों को या बहनों को, जो भी कह लीजिए, अर्थात हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जाकर डायरेक्ट बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी जो है हमारी, वहां पे जाकर बैंकिंग सुविधा को सीधे हैंड ओवर करेंगे, अर्थात उनके घर पर जाकर, इसीलिए देंगी, इसीलिए कहा जा रहा है, एक बात कहा जा रहा है इस पे, बैंक आपके द्वार। क्या इसकी टैगलाइन एक दी गई है, बैंक आपके द्वार, अर्थात जो बैंक, आपको बैंक तक नहीं जाना है बल्कि बैंक आपके घर पे आ रही है। तो यह बैंक आपके द्वार के तहत इस बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की जा रही है, जिससे हमने कहा कि भौतिक दूरी कैसे, जब आपको कोई बैंकिंग सुविधा की जरूरत होगी या बैंकिंग सेवा कोई लेनी हो, मान लीजिए पैसा निकालना है, पैसा डालना है, या कुछ और भी काम है, मान लीजिए लोन लेना है, इस सब संदर्भों में आप बैंक में जाएंगे। क्योंकि एक बैंक देखते होंगे कई सारे गांव के ऊपर एक बैंक होता है, अगर सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, बैंक में भीड़ बढ़ जाएगी। अगर भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो भौतिक दूरी है, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जो भौतिक दूरी को बनाए रखना है वह संभव नहीं हो पाएगा। तो जब आपके घर पे ही आपकी सेवा मिलने लगेगी बैंक से संबंधित, तो आप बैंक जाएंगे नहीं, और बैंक जाएंगे नहीं तो भौतिक दूरी बनाए रखने में आसानी होगी। ओके, तो इस तरह से यह 1 2 3 तो ये महत्वपूर्ण कार्य हो गए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात क्या हो गई, हमने ये बताया कि आपका एक बैंकिंग सेवा, लोगों को बैंकिंग सेवाएं उनके घर पर मिलेंगी। 2 3 और ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोग समझना चाहें तो ग्रामीण डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि अगर जब ग्रामीण क्षेत्रों में डायरेक्ट पहुंचेगी तो वहां पे वो उनको बैंक उनके मोबाइल से चीजों को जोड़ेगी और उन्हें एक तरह से साक्षर भी कर देंगी कि किस तरह से वो बैंकिंग सेवाओं को खुद से ले सकने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसके तहत जो है 58,000 महिलाओं को 6 महीने के लिए रोजगार मिला है। तो एक तरह से ये भी जोड़ सकते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। ओके, तो ठीक है साथियों, इसे तो ये तो हमारा पीटी के पहलू से हो गया। अगर आप इसे चाहें तो मेंस के संदर्भ में भी जोड़ सकते हैं। कैसे, मेंस में जहां भी आ जाए महिला सशक्तिकरण के लिए, वहां पे आप इस रख दीजिए कि इस राज्य द्वारा एक यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि महिलाएं घरों से निकलकर न सिर्फ रोजगार पा रही हैं बल्कि वह बैंकिंग सेवाओं को देंगी, तो उनके अंदर भी एक खुद के प्रति एक विश्वास जागृत होगा और जिससे उनकी परिस्थिति भी मजबूत होगी। ओके साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है रहा। तो थैंक यू सो मच।